student, I am Amit. This is the second video on your chapter gravitation, and in this video we are going to discuss one of the most important topic of this chapter, Kepler's law of planetary motion. Okay, so in Kepler's law of planetary motion we have to learn three law of Kepler's. So let's start it. First law के बारे में देखते हैं. First law. देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है. देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं और उनका जो ऑर्बिट है वो कैसा ऑर्बिट है, एलिप्टिकल है. कैसा ऑर्बिट है, एलिप्टिकल. एलिप्टिकल इज नन अदर देन इट इज एन एलोंगेटेड सर्किल. इट इज एन एलोंगेटेड सर्किल. जैसे एक सर्कल आप जानते हो ये होता है. एलिप्स क्या होता है, एलिप्स एक एलोंगेटेड सर्किल होता है. क्या होता है, एक एलोंगेटेड सर्किल होता है. जैसे कि सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में सेंटर नहीं होते हैं, एलिप्स में फोकस होता है. एलिप्स में फोकस होता है और फोकस इसके दो होते हैं. ठीक है. और ये वाली अगर एलिप्स इधर ज्यादा एलोंगेटेड है, दिस साइड में जिसमें मैंने दिखा रहा हूं, यहां देखिए ज्यादा एलोंगेटेड है एज कम्पेयर टू दिस साइड, तो इसको मेजर एक्सेस बोलेंगे और इसको बोलेंगे देन फिर माइनर एक्सेस. इसको माइनर एक्सेस और ये मेजर एक्सेस. और इन केस अगर एलिप्स इधर ज्यादा एलोंगेटेड है, मान लीजिए ये इस टाइप में एलिप्स बना हुआ है, तो ये आपका मेजर एक्सेस हो जाएगा और ये माइनर एक्सेस हो जाएगा. ठीक है. तो एलिप्स में दो एक्सेस होती है, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस. ठीक है. जो बड़ी एक्सेस होगी वो मेजर, जो छोटी एक्सेस होगी वो माइनर. और दो फोकस होते हैं, इसमें सेंटर नहीं होते, इसमें दो फोकस होते हैं. ठीक है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में वो सन के चारों तरफ घूमते हैं इन एन एलिप्टिकल पाथ या इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं. ठीक है. अच्छा, और फिर ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है तो जो सन होगा वो उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकस में किसी एक फोकस पर होगा. उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी दो फोकस में किसी एक फोकस पर सन जरूर होगा. केपलर्स फर्स्ट लॉ यही बोलता है. तो चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं स्टेटमेंट. द प्लैनेट मूव्स इन elliptical orbit around the sun at one of the two foci with the sun. यहाँ पे आप लिखेंगे with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. क्लियर. तो फर्स्ट लॉ केपलर का यही बोलता है, इफ द प्लैनेट मूव इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. कोई भी प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूमेगा किसी एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो सन जो होगा वो कहाँ होगा, जो दो फोकस हैं एलिप्स के उन दो फोकस में किसी एक फोकस पर सन जरूर होगा. ठीक है. केपलर्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है. तो देखिए क्या होगा. अब ये अगर हम एक ऑर्बिट बना ले, ठीक है, और यहां पे दो फोकस कर लिया हमने, फोकस 1 फोकस 2. एलिप्स के दो फोकस होते हैं ये आपको पता है. तो फोकस 1 फोकस 2 किसी को नाम दे दो आप, इसी को फोकस 1 रख दो, इसको फोकस 2 कर दो. और इसके चारों तरफ प्लैनेट, कोई प्लैनेट, हम किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को हम ले रहे हैं और उसकी ऑर्बिट को ले रहे हैं. ठीक है. सपोज करिए अर्थ ही है, अर्थ ही समझ लो, और ये उसका ऑर्बिट है. तो जो सन होगा वो या तो इस फोकस पे होगा या तो इस फोकस पे होगा.
ठीक है, यही फर्स्ट लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ यही बोलता है। केपलर के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, कभी कभी तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है कि कहेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और अगर ये नहीं आया तो कभी कभी छोटे नंबर्स में ये आ जाता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ ऑर्बिट, एक्सप्लेन लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से दे देगा या केपलर फर्स्ट लॉ के नाम से दे देगा, तो आपको दोनों याद रखना है। ये फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लेनेट हो गया, ये सन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ देखते हैं आप केपलर्स, तो केपलर सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये अच्छा लॉ है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ देखते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं क्या कह रहा है ये। ईच प्लैनेट, हर एक प्लैनेट, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time, interval of time। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहती है केपलर सेकेंड लॉ की, ये स्टेटमेंट है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब स्टेटमेंट को समझते हैं क्या कहती है। ठीक है, अभी हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलता क्या है। ये तो स्टेटमेंट हो गई, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी प्लैनेट होगा उसका ऑर्बिट कैसा होगा, एलिप्टिकल। कैसा ऑर्बिट होगा, एलिप्टिकल। और जो सन होगा वो एलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकस में से किसी एक फोकस पर होगा। तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये दो फोकस। अब हमने यहाँ पे एक सन को रख लिया फोकस 1 पे। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि कोई भी प्लैनेट होगा, सपोज करिए हमने ये प्लैनेट की 4 पोजीशन में ले रहा हूँ, एक यहाँ ले रहा हूँ, एक यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, ये 2 पोजीशन ले लिया, और एक ये ले लिया मैंने, और एक ये ले लिया। इस तरीके की मैंने पोजीशन ले ली। अब ये स्टेटमेंट क्या करी, ये दरअसल क्या पोजीशन है, ये एक ही प्लैनेट है जो घूम रहा है। ठीक है, ये मैं उसके घूमने की पोजीशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं 4 प्लैनेट आ गए एक ही ऑर्बिट में, ऐसा कुछ नहीं है। वही प्लैनेट है, बस वो घूमते हुए दिखा रहा है। कभी यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर एक टाइम होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट ये कहना चाह रही थी कि जो एरिया ये स्वीप करेगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। जो एरिया होगी वो हर एक जगह पर किसी गिवन टाइम में सेम होगी। जो ज्वाइन करिए प्लैनेट को सन से, ये एरिया स्वीप हो गई प्लैनेट की, ये क्या हो गई, एरिया स्वीप हो गई किसी प्लैनेट की। ठीक है, ये प्लैनेट इस पोजीशन पे था, और जब ये इस पोजीशन पे गया होगा तो कितनी एरिया स्वीप किया होगा, दिस एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, देख रही है। ठीक है,
अब ये फिर इधर से यहाँ आया होगा, अब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितनी एरिया स्वीप किया। अब देखिए ये क्या करना है, तो जैसा इसने बोला कि जितने टाइम में ये इस एरिया को कवर करेगा, यानी एरिया जो होगी वो फिक्स होगी, एरिया जो होगी वो फिक्स करनी है आपको एक गिवन टाइम के लिए। तो अगर एक गिवन टाइम के लिए इस एरिया को फिक्स करना है, देखिए अब ध्यान से समझिए इस लॉ को, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जब फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा तब आपको यहाँ से इस फॉर्मूले को बताऊंगा कैसे ये काम कर रहा है। तो ये जो एरिया कवर करेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की स्वीप एरिया देख ले तो ये वाली एरिया, और ये एरिया क्या होगी, दिस एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया कैसी होगी, इक्वल होगी, कैसी होगी, इक्वल होगी, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगी। हालांकि आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि फिगर अच्छा बना नहीं है, इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन ये एरिया और ये एरिया ऑलवेज इक्वल होगी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, ओके। सो किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए जो एरिया स्वीप करेगा प्लैनेट वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा होगा उसकी जो एरिया होगी मतलब एक गिवन टाइम में, और यहाँ से यहाँ तक एक उसी गिवन टाइम में आने में ये जो एरिया होगी ये दोनों बराबर होगी, ठीक है। और यही स्टेटमेंट भी बोल रही थी, स्टेटमेंट यही बोल रही थी ना, यहाँ से देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। किसी गिवन टाइम के लिए जो एरिया स्वीप करेगा प्लैनेट वो बराबर होगा हर एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी एरिया इसके बराबर हो जाएगी फॉर अ गिवन टाइम, क्लियर। तो ये बोलता है कैपलर सेकंड लॉ। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं क्या है, ठीक है। ये सब एक ही प्लैनेट है जो अलग अलग पॉइंट पे घूम रहा है, मतलब एक ही ऑर्बिट में अपने अलग अलग पॉइंट पर है, ठीक है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लैनेट होंगे, प्लैनेट मूव्स फास्टर when it is closer to the sun, and moves slowly when it is further फ्रॉम द सन। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये बोलता है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट हो गई और इस फिगर के थ्रू आपने स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये बोलता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के करीब पहुंच जाएगा तो वो ज्यादा तेज चलने लगेगा, ठीक है। और अगर वो दूर होगा तो वो उसकी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों होगा, अब इसको देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए इसको क्या करना है, इक्वल एरिया कवर करना है और गिवन टाइम में, यानी जितना टाइम यहाँ पे लगा होगा उतना ही टाइम यहाँ भी लगना चाहिए, और इक्वल एरिया होनी चाहिए। इक्वल एरिया होने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ये वाली जो आर्क होगी ये कम होगी। क्यों, क्योंकि इसका एंगल क्या है, कम है। एंगल कम हुआ तो आर्क की लेंथ भी कम होगी। यहाँ आर्क की लेंथ ज़्यादा है, ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है। तो अगर इक्वल एरिया को मेंटेन करना है, इक्वल एरिया को मेंटेन करना है तो ये लेंथ ज़्यादा है, इसको उतने ही टाइम में कवर करना पड़ेगा जितने टाइम में आपने इसको कवर किया था। तो अगर आपको और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर आपको इस डिस्टेंस को उतने ही टाइम में कवर करना है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है। यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, और एरिया तभी बराबर होगी जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तभी एरिया बराबर होगी। सॉरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगी, मतलब एक ही टाइम में कवर किया जाएगा, एक गिवन टाइम में कवर किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेनेट को तेज चलना पड़ेगा, तभी तो ये उसी गिवन टाइम में कवर हो पाएगा, ठीक है। तो यही सेकंड लॉ बोलता है, सेकंड लॉ यही बोलता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही बोलता है कि कोई प्लेनेट जो सन के करीब होगा तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, और अगर प्लेनेट सन से दूर चला गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ते हैं।
केपलर्स थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। अब ये क्या कहता है, तो पहले स्टेटमेंट समझते हैं फिर बताते हैं आपको क्या है। द क्यूब ऑफ द मीन, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस of a planet from the sun is directly proportional to square of the distance, square of the time, square of the time it takes, square of the time it takes, square of the time it takes to move around the sun, to move around the sun, around the sun, the sun। क्लियर? तो ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। ठीक है, तो स्टेटमेंट ने ये कहा कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सो आर क्यूब इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, सो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर जो होगा आपका वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, के वो कांस्टेंट होगा, वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ बोलता है। ठीक है, आर क्या है, मीन डिस्टेंस है किसी प्लेनेट की सन से, और टी क्या है, जितना टी है जितना टाइम उसको लगेगा सन के चारों तरफ घूमने में। तो मीन डिस्टेंस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाई प्लेनेट टू मूव अराउंड सन। क्लियर? चलिए, इस तरीके से आपके केपलर्स लॉ के तीनों लॉ हो गए हैं, कंप्लीट केपलर्स लॉ हो गया है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ पे कोई क्वेश्चन है नहीं, सेकंड लॉ पे कोई क्वेश्चन है नहीं, थर्ड लॉ पे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनता है, हम आपको करा देते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, सपोज करिए कि कोई ये सन है और किसी प्लेनेट की जो डिस्टेंस है सन से, कोई भी प्लेनेट है, हमको पता नहीं है, कोई अननोन प्लेनेट है, इसकी डिस्टेंस जो है सन से आर है। ठीक है, अननोन प्लेनेट मतलब कोई भी आप ले लो, मार्स, वीनस, कुछ भी लेना है ले लो। एक और प्लेनेट है, अब उसकी जो डिस्टेंस है, आप ऐसे उस प्लेनेट को इधर रख लो ना, तो एक सीधे लाइन पे हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है सन से, यानी जो मीन डिस्टेंस है वो 4r है। कितनी है, 4r। ठीक है, क्वेश्चन करा रहे हैं आपके समझने के लिए। ये लॉ आपको थर्ड लॉ, पूरा लॉ ऑफ पीरियड आपको समझ में आ जाएगा। उसकी डिस्टेंस है 4r। अगर इस प्लेनेट को सन के चारों तरफ टी टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम। अगर इस प्लेनेट ने सन के चारों तरफ घूमने में टी ईयर ले लिए, कितने टी ईयर ले लिए हैं, ठीक है, टी टाइम लग रहा है या टी ईयर्स लिख लीजिए। ठीक है, तो इस वाले प्लेनेट को कितना टाइम लगेगा सन के चारों तरफ घूमने में, इस वाले प्लेनेट को कितना टाइम लगेगा सन के चारों तरफ घूमने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्लेनेट के लिए फॉर्मूला लगाइए, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, आपको पता है कांस्टेंट है। तो इस प्लेनेट 1 आप मान लो इसको प्लेनेट 1, या प्लेनेट एक्स ले लो, इसको प्लेनेट वाई ले लो, तो प्लेनेट एक्स, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू ये हमेशा बराबर चलेगी, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर फॉर प्लेनेट वाई। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बराबर चलती रहेगी। कोई और प्लेनेट होता, अगर हम जेड प्लेनेट के लिए लेते तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर जेड कर लेते। अब देखिए, प्लेनेट एक्स कितनी दूर है, आर, तो आर की जगह पे तो आर ही रहेगा, और आर क्यूब है तो आर क्यूब हो गया। प्लेनेट एक्स को कितना टाइम लगा, टी,
और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा प्लेनेट एक्स के लिए। प्लेनेट वाई के लिए चलते हैं, ये जो हमारा प्लेनेट वाई है इसके लिए लिखते हैं। तो प्लेनेट वाई के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4r। सो यहाँ पे आप 4r लिख दो। और टाइम कितना, ये आपसे पूछा है कि कितना टाइम इसको लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। और ये टी स्क्वायर, ठीक है। ये टी आप वाई लिख दो कि इसको टी वाई टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, टी वाई टाइम लगेगा, ठीक है। हमको पता नहीं कि इसको कितना टाइम लगेगा, टी वाई टाइम लगेगा, ठीक है। फिर देखिए अब मुझे टी वाई की वैल्यू चाहिए, तो टी वाई इसको इधर ले आइए, टी वाई स्क्वायर, और 4r का क्यूब क्या हो जाएगा, 64r क्यूब। इस r क्यूब को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, और ये टी स्क्वायर को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर। यहां से देखिए r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब t सफिक्स में y है और इसका स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा 64 टी स्क्वायर। तो टी वाई क्या आ जाएगा, 8t आ जाएगा, ठीक है। 64 का रूट 8 और टी स्क्वायर का रूट 8t। मतलब जो प्लेनेट वाई है उसको कितना ईयर लगेगा, 8t ईयर लगेगा, 8t ईयर। अगर इस प्लेनेट को t ईयर लग रहे थे, ठीक है, t ईयर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। अगर इस प्लेनेट को t ईयर लग रहे हैं तो इस प्लेनेट को कितना टाइम लगेगा, 8t ईयर, 8t ईयर, ठीक है, ईयर्स सॉरी, ठीक है। तो इस प्लेनेट को इतना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बस कराया था कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि बेसिकली कि ये लॉ ऑफ ऑर्बिट कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ पीरियड सॉरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। अच्छा टॉपिक है आपके समझने के लिए है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अच्छा है, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। न्यूटन थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अब हम दोनों चीज़ों को एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। हालांकि मैंने पहले बोला कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आप इसको पढ़ोगे। देखिए अब ये क्या कह रहा है, जैसा कि आपने पहले देखा कि अगर कोई भी स्टोन किसी भी हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वो अर्थ की तरफ आता है। अब क्यों आता है, बिकॉज अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस स्टोन एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ इस पे एक फोर्स लगाएगी जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी स्टोन पे अर्थ ने फोर्स लगाया, अर्थ ने फोर्स लगाया स्टोन पे, ठीक है। अच्छा अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो भी उस दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ तो यही कहता है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर अर्थ ने इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगाया है तो ये भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी ये अर्थ को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा कि अगर स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है तो आपकी अर्थ भी ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। लेकिन अर्थ ऊपर की तरफ नहीं आती, ऐसा क्यों होता है, स्टोन ही नीचे आता है, ठीक है भाई। होना तो यही चाहिए, फिजिक्स तो यही कहती है कि अगर फोर्स लगा है तो दोनों तरफ से फोर्स लगना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है और वैलिड चीज है, कोई गलत चीज भी नहीं है। तो अगर स्टोन पे फोर्स लगा है बाय अर्थ तो अर्थ पे भी फोर्स लगेगा बाय स्टोन, और अगर स्टोन नीचे जा रहा था तो अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन बस ये है कि देखिए थर्ड लॉ के बाद हमने सेकेंड लॉ भी पढ़ा है, थर्ड लॉ तो पढ़ा ही था, साथ में सेकेंड लॉ भी पढ़ा था। तो सेकेंड लॉ ये बोलता है कि F इक्वल्स टू ma। अगर हम यहाँ से देखें तो एक्सीलरेशन अगर हम निकालें तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। हायर द मास ऑफ बॉडी लेस इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन दैट बॉडी। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और किसी बॉडी का अगर मास कम होगा तो उसमें बहुत अच्छा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसमें बहुत अच्छा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर 1 किलोग्राम की बॉल को
1 kg की बॉल को ड्रॉप किया जाए किसी हाइट से या 1 मीटर हाइट से, तो इस पे कितना फोर्स लगा था हमने पहले कैलकुलेट किया था, कितना लगा था लास्ट वीडियो में हमने देखा था 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन इस पे कितना हो जाएगा, देखिए 9.8 न्यूटन, मास 1 रख दीजिए, तो 9.8 डिवाइड बाई 1, तो एक्सीलरेशन इस स्टोन में कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सीलरेशन बहुत अच्छा एक्सीलरेशन है, बहुत ही अच्छा एक्सीलरेशन है। अब हम अर्थ की बात करते हैं, तो हमने जैसे देखा अब एक्सीलरेशन अर्थ के लिए निकालते हैं, तो फोर्स तो उतना ही लगेगा क्योंकि इतना फोर्स अर्थ ने लगाया इस स्टोन पे, तो स्टोन भी इतना ही फोर्स अर्थ पे लगाएगा, यानी फोर्स 9.8। अब मास यहाँ पे 1 kg रखा था क्योंकि स्टोन का मास 1 था, अब यहाँ अर्थ के ऊपर इतना फोर्स लगा है क्योंकि इतना ही फोर्स स्टोन पे लगा था, और उतना ही फोर्स अर्थ पे लगेगा, और कौन लगाएगा, स्टोन लगाएगा। तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻²4। अब सोचिए अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 1.6 × 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये इतना छोटा एक्सीलरेशन है जिसकी वजह से अर्थ ऊपर की तरफ जाती हुई नहीं दिखती है, इसकी वजह से अर्थ ऊपर की तरफ जाती हुई नहीं दिखती है। बहुत ही छोटा एक्सीलरेशन है, 10⁻24 का मतलब ये हो गया कि बॉडी चल ही नहीं रही है। आप इतना समझ लो, 10⁻24 का मतलब बॉडी नहीं चल रही है, बॉडी रुकी हुई है, कोई एक्सीलरेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो, इसी वजह से अर्थ आपको ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है बाय स्टोन तो बहुत ही कम होता है। और स्टोन ऊपर से नीचे क्यों आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो बहुत अच्छा होता है, इस वजह से वो ऊपर से नीचे आता है, जबकि अर्थ नीचे से ऊपर नहीं जाती है। एक्चुअल में फोर्स तो लग रहा होता है अर्थ के ऊपर, लेकिन एक्सीलरेशन इतना कम होता है कि अर्थ नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था जिसमें हमने दोनों चीज़ों को डिस्कस किया एक साथ, न्यूटन थर्ड लॉ को अलॉन्ग विद ग्रेविटेशन, ठीक है। एक टॉपिक और देखते हैं, वो है हमारे पास फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, फ्री फॉल, ठीक है। देखिए, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ with no other forces acting on it is called free fall, is called free fall। छोटी सी डेफिनेशन है, आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि फ्री फॉल क्या होता है, तो आप बस ये बता सकते हो कि जो फॉलिंग है किसी भी बॉडी का किसी एक सर्टेन हाइट से, जैसे इस पेन को मैं गिरा रहा हूँ तो ये नीचे गई, तो ये अंडर ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में कंप्लीटली नीचे गई है, तो इसी को बोलेंगे हम फ्री फॉल। यहाँ एक चीज लिखा होता है स्ट्रिक्टली कि विद नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, हालांकि इस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, इसको एयर रेजिस्ट कर रही है, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ विद नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। किसी भी बॉडी का किसी हाइट से गिरना, ठीक है, अर्थ की तरफ अंडर ग्रेविटेशन फोर्स, इसी को बोलेंगे हम फ्री फॉल। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि कोई और फोर्सेस काम ना कर रहे हो, हालांकि एयर रेजिस्टेंस लग रहा था, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक्स को देखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। सो